नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन के प्रश्न लगभग देखिए एसएससी जीडी के हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। एक ठोस गोला पिघलाया गया, एक कह रहा है कि ठोस गोले को पिघलाया गया और एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। ऐसे एक ठोस गोले को पिघला के एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहा है इसमें कि इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, H/R पूछ रहा है। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। आप कह रहा है कि एक गोले को पिघला के एक शंकु बनाया गया है, एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है और शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो शंकु की ऊंचाई तो ठीक है, त्रिज्या शंकु की वही होगी जो गोले की होगी। तो अभी जैसे आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, आयतन नहीं सेम होगा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं सेम होगा, दोनों का आयतन सेम होगा। जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो दोनों का आयतन समान होगा, क्षेत्रफल समान नहीं होते हैं। तो केवल आयतन से ही समान करके लगाएंगे आप इसको। तो देखिए इसमें गोले का आयतन, ध्यान से देखिए, तो ये देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का हमने क्या बताया कि जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाए तो दोनों का आयतन समान होता है, क्षेत्रफल समान नहीं करिएगा, इसको आयतन समान करके लगेगा। तो एक ही लाइन का प्रश्न है, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना हो गया, देखिए 4/3 पाई r³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। बात आ रही है समझ में। गोले का आयतन देखिए 4/3 पाई r³ होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई r² होता है। अब देखिए दोनों का चूंकि r हमने सेम ही रखा है, क्योंकि कह रहा है कि गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के सेम है, तो r हमने सेम ही रखा है। अब आप देखिए नीचे का 3 इस नीचे के 3 से कट गया और ये पाई इस पाई से कट गया। और एक बार देखिए r की 2 घात इससे काट देंगे तो यहाँ केवल 4r बचता है। 4 यहाँ बचा, r² से r कटेगा तो 4r बचेगा और ये क्या बचा आपका h। अब यदि r को उधर ले जाते हैं आप तो h/r हो जाएगा, तो h/r हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 1, तो H/R 4:1 हो गया। तो H/R = 4:1। तो यहाँ जो सीखने की बात यह है कि जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाए तो दोनों का आयतन समान होता है। बहुत से बच्चे उनका वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल समान कर देते हैं तो फिर आंसर नहीं आएगा उसका। जब भी एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाए तो दोनों का आयतन समान करके लगाइएगा। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, त्रिज्याएं दोनों की सेम कर देंगे, काट पीट के H/R 4:1 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ये चौथा सही था। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, जब एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। जब एक तांबे के तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले देखिए, एक बार कह रहा है कि तार को वर्ग के रूप में मोड़ना है, एक बार तार को वर्ग के रूप में मोड़ना है और एक बार उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है। यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है। तो अब बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए 4 गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना है बताइए, 121। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 121, और ये हो गया देखिए 4 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी जो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो भुजा स्क्वायर। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल 121
और ये देखिए भुजा स्क्वायर होता है, एक बार देख लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल लिखने में मिस्टेक हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल को 121 लिखेंगे बराबर भुजा स्क्वायर। तो यदि भुजा का मान देखा जाए तो भुजा का मान ये स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में 121, तो भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई। तो वर्ग की भुजा यदि 11 सेंटीमीटर हो गई, तो अब ये बताइए वर्ग का परिमाप कितना होगा? ये तार आपका देखिए यही ना है, तो तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। तार की जो लंबाई हो गई वो यही वर्ग का परिमाप हो जाएगा। और इसी तार को फिर वृत्त के रूप में मोड़े हैं तो यही तार वृत्त की परिधि बन जाएगी। यानी एक शब्दों में कहा जाए कि जो वृत्त का ये सरकमफेरेंस है, जो वृत्त की ये परिधि है, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि, ध्यान से देखिएगा बस, वृत्त की परिधि जो है, तार को यदि वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो तार की लंबाई क्या बनेगी? ये सरकमफेरेंस ही तो बनेगा, वृत्त की परिधि तो बनेगी। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का पेरीमीटर परिमाप। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि कितनी हो गई बताइए? 2πr, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो 2 पाई का मान देखिए 22/7 गुणे r, 4 गुणे भुजा देखिए दिया हुआ वर्ग की 11, 11 चौक 44। तो देखिए 11 चौक 44 और 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, r का मान निकाल दे तो 7 हो जाएगा। देखिए यानी r = 7। यानी यदि इस तार का वृत्त बनाते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब ये एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल A = देखिए हो जाएगा πr²। कितना होगा? πr²। पाई का मान कह रहा है 22/7 लीजिए, r का मान 7 का स्क्वायर, एक बार 7 से 7 कटेगा, बाकी जो 7 बचा 22 × 7 = 154। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट फिर से आप इसको देख लें ध्यान से कि तार को जो वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल 121 करके भुजा स्क्वायर, भुजा का मान निकाल दिए, करनी में 121, भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई। अब यदि वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई तो हमने कहा कि वर्ग को ऐसे यदि मोड़ेंगे ना तो ये वर्ग का परिमाप बन रहा है। देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो वर्ग का जो परिमाप है वो तार ही है। यानी तार वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो तार की लंबाई परिमाप बनेगी, और तार यदि वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो तार की लंबाई वृत्त की परिधि बनेगी। यानी वही तार दोनों जगह यूज हो रहा है। तो वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। 2 पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 लेने के, देखिए यहाँ लिखा है पाई का मान 22/7, ये r हो गया 4 गुणे 11, 22 दूना 44, 11 चौक 24 कट गया, r का मान 7 हो गया। अब वृत्त की एरिया क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर, एक बार 7 से 7 कटेगा, 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया वृत्त का। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC समकोणी है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। AB बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो परित्रिज्या बताइए, सरकम रेडियस बताना है। सरकम रेडियस समझ रहे हैं आप? सरकम रेडियस का मतलब हो गया कि वह वृत्त जो समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके जाए, वह वृत्त जो समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके जाए, तो ये परिवृत्त होता है। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या को सरकम रेडियस बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं। तो इसी समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या बतानी है, इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या बतानी है। तो आप पहले एक चीज को पहले देखिए कि कोण भी 90 डिग्री दे रहा है। यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री दे रहा है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ये C है। तो त्रिभुज ABC बन गया। AB 15 सेंटीमीटर दे रहा है, देखिए AB दे रहा है 15 सेंटीमीटर और BC दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि यदि आप कर्ण AC बताइए, AB दिया है 15, ये 20, AC यदि बताएंगे आप तो कर्ण बराबर क्या हो गया? करणी में 15 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि कर्ण पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? करणी में 15 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर, तो 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225
और 20 का वर्ग 400, अभी जोड़ेंगे तो 625, वर्गमूल निकाल देंगे तो 25, तो कर्ण इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण इसका 25 सेमी। अब जो ध्यान देने वाली बात है उस पर ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, उसके परिवृत्त का व्यास होता है। समकोण त्रिभुज का जो ये हाइपोटेनस है, इसके सर्कम सर्कल का डायमीटर है, ये कर्ण भी है और ये डायमीटर भी है। इस वृत्त का सेंटर यहीं पे होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे। यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसके सर्कम सर्कल का व्यास है और उसके परिवृत्त का व्यास हो गया। ये जो परिवृत्त खींचे हैं ना, इसका व्यास ही कर्ण ही है। तो व्यास यदि कर्ण हो गया तो त्रिज्या क्या हो गई? कर्ण की आधी हो गई। अब जब परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे जब, देखिए तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कर्ण बटा 2। इसको याद कर लीजिए, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण बटा 2, यानी 25 बटा 2 कर देंगे तो 25 बटा 2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए लंब आधार पता कर्ण निकालना आसान है। जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो जब परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो कर्ण का आधा कर देंगे, 25 बटा 2 12.5 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए लिख रहा है कि 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजाओं वाले वर्गाकार खेत में कितने चावल का उत्पादन होगा? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा भी गया है एक बार ये। 50 मीटर भुजाओं वाले वर्गाकार खेत में 750 ग्राम चावल उत्पन्न होता है। 100 मीटर भुजाओं वाले वर्गाकार खेत में कितना चावल उत्पन्न होगा? आप पहले बताइए कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत है, तो 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत, तो पहली बार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप देखिए पहले कि 50 मीटर, क्योंकि चावल तो आप खेत में ही उत्पन्न करेंगे, उसके क्षेत्रफल में उत्पन्न होगा, तो दोनों खेतों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, 60 में ही लिख देते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर यानी 5 पचे 25, 100 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई चावल तो क्षेत्रफल में ही उत्पन्न होगा। अब यहाँ देखिए 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 100 का स्क्वायर कर दीजिए तो 10,000 मीटर स्क्वायर। अब काम खत्म। अब यहाँ लिखिएगा कि देखिए 2500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितना चावल उत्पन्न हो रहा है? 750 किलोग्राम। अब ऐसे एक एक नियम से निकालिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट इसको ऐसे समझिए कि 2500 मीटर स्क्वायर में कितना चावल उत्पन्न हो रहा है? 750। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना उत्पन्न होगा? तो 750 बटा 2500 किलोग्राम, यहाँ से मिटा दीजिए। तो 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना चावल उत्पन्न होगा? तो 10,000 मीटर स्क्वायर में इसी में 10,000 से गुणा कर दीजिएगा। तो 2 जीरो से देखिए, 2 जीरो तो पहले ही कट गया, और 25 चौक का 100, 75 चौक का 300 होता है, और 1 जीरो और बढ़ाएंगे 3,000 किलोग्राम। चावल की मात्रा 3,000 किलोग्राम हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं कि दोनों खेतों का क्षेत्रफल जरूर निकालिएगा, क्योंकि चावल जो उत्पन्न होगा वो लंबाई में नहीं उत्पन्न होगा, वो क्षेत्रफल में उत्पन्न होगा। तो 50 मीटर भुजा वाले खेत का क्षेत्रफल 50 का स्क्वायर 2500 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर भुजा वाले खेत का क्षेत्रफल 100 का स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर। अब 2500 मीटर स्क्वायर में 750 किलोग्राम चावल, 1 मीटर स्क्वायर में 750 बटे 2500, 10,000 मीटर स्क्वायर में 10,000 से गुणा कर देंगे तो 3,000 किलोग्राम चावल उत्पन्न होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चारदीवारी के साथ चलने में 20:19 का समय लगता है। एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चारदीवारी के साथ चलने में 20:19 का समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है, यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा? इसका अंदर वाला व्यास पूछ रहा है, ये ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। देखिए ये वलय टाइप का क्वेश्चन है, आप पहले चित्र बना के समझाते हैं। देखिए एक रास्ता है, ये देखिए इसकी आंतरिक परिधि है, यहाँ से चल रहा है, और बाहरी परिधि है, यहाँ से चल रहा है। दोनों तरफ का देखिएगा, ये अंदर की परिधि है और ये बाहर की परिधि है। तो दोनों में चलने में यदि ऐसे चलेगा तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ऐसे चलेगा तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये दोनों समयों का रेशियो 20:19 है। अब आप एक चीज़ समझिए इसमें कि यदि हम लोग अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर मान लें,
अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल आर मान लें और बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर मान लें। मार्ग की चौड़ाई ये पूरा 5 मीटर दिया हुआ है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जो समय लगता है ना वो दूरी के अनुपात में होता है। जितना ज़्यादा दूरी तय करेंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। ये लगभग अरस्तू का ही सिद्धांत था कि जो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी समय जितना ज़्यादा है दूरी उतना ही ज़्यादा तय होगी यदि वस्तु समान चाल से चल रही है तब। तो यहाँ पे देखिए जो समय का अनुपात है लिखिएगा ऐसे, T1:T2 बराबर 2 पाई कैपिटल आर बाहरी परिधि 2 पाई स्मॉल आर आंतरिक परिधि। यानी समयों का जो अनुपात है वो दूरी मतलब परिधि। यदि आप किनारे किनारे चल रहे हैं तो क्या चलेंगे? परिधि ही तो चलेंगे। यदि आप किनारे किनारे चल रहे हैं तो क्या चलेंगे? वृत्त की परिधि चलेंगे। तो समय दूरी के रेशियो में होता है, जितना ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा समय, यदि चाल उसकी फिक्स है तब। तो समय का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर हो गया। देखिए 2 पाई से 2 पाई आप काट दीजिएगा। अब T1:T2 20:19 है। ये समय देखिए 20 दिया हुआ है और ये दिया है 19 और ये कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर। अब ये देखिए 20:19 कैपिटल आर को हम लोग स्मॉल आर धन 5 लिख सकते हैं। अब समझा रहे हैं अभी आपको। ये स्मॉल आर देख पा रहे हैं? ये स्मॉल आर में 5 मीटर जोड़ देंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। ये स्मॉल आर यहाँ तक है, इसमें यदि 5 मीटर जोड़ देंगे तो पूरा कैपिटल आर मिल जाएगा। तो कैपिटल आर को आप लिखिएगा स्मॉल आर प्लस 5। स्मॉल आर में 5 जोड़ देंगे तो कैपिटल आर मिल जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 20 आर हो गया। देखिए इधर से तो ये हो गया 20 आर और इधर से गुणा करेंगे तो 19 आर प्लस 19 × 5 = 95। अब 19 आर को इधर लाएंगे तो 20 आर में से 19 आर घट जाएगा तो आर बराबर 95 मीटर। यानी आंतरिक त्रिज्या जो हो गई वो 95 मीटर हो गई। जो आंतरिक त्रिज्या हो गई वो 95 मीटर हो गई। तो आंतरिक व्यास पूछा जा रहा है आपसे, तो आंतरिक यदि व्यास निकालेंगे ना आप तो आंतरिक व्यास 2 × स्मॉल आर 2 × 95, 95 दूना कितना 180, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 19 सॉरी 95 दूना 190। तो आंतरिक जो है इसमें आंतरिक व्यास पूछ रहा था स्मॉल आर का मान वो 190 मीटर हो गया, 190 मीटर। तो इसमें देखिए कंसेप्ट ये लगा है कि समय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, समय दूरी के अनुपात में होता है। तो देखिए बाहरी परिधि का समय 20 और आंतरिक परिधि का समय 19, 20:19 और ये अंदर वाली परिधि 2 पाई स्मॉल आर, बाहर वाली परिधि कैपिटल 2 पाई कैपिटल आर, मतलब 2 पाई आर होता है। तो अंदर वाली परिधि 2 पाई स्मॉल आर और बाहर वाली परिधि 2 पाई कैपिटल आर। तो परिधियों का जो अनुपात होगा, परिधि मतलब दूरियों का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात में होगा। अब ये 2 पाई से 2 पाई कट के कैपिटल आर अपान स्मॉल आर हो गया था। अब ये त्रिय गुणा करके अब यहाँ पे कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 20/19 हुआ है। अभी कैपिटल आर का मान रखिएगा, बाद में गुणा होगा। ये देखिए स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक था, ये 5 मीटर और, तो स्मॉल आर में 5 मीटर और जोड़ देंगे तो कैपिटल आर आ गया। तो कैपिटल आर को लिखिएगा r धन 5। अब यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल आर की वैल्यू 95 मीटर निकाल दीजिएगा। तो आंतरिक त्रिज्या यदि 95 मीटर हो गई तो आंतरिक व्यास कितना हो गया? 190 मीटर। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।